हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगले लेक्चर को लेके। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। लेक्चर 10 तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली। हम लोगों ने जितने मेजर्स थे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के, उन सारे मेजर्स को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को जो अगर इकॉनमी में आ गई तो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास तक देख लिया था। वहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था, बजटरी पॉलिसी, और मैंने कहा था कि वो एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आती है। और मैंने क्या कहा था कि बजटरी पॉलिसी में मैंने एक इंडिविजुअल बजट की बात की थी, जहाँ पे मैं अपने आप को एग्जांपल लेके आया था और कहा था कि मेरी बजट किस तरीके से डिसाइड होगी। यही ना कि मैं कितना कमा रहा हूँ और कितना खर्च कर रहा हूँ, यानी मेरी इनकम और एक्सपेंडिचर से। उसी तरीके से गवर्नमेंट की रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर पे बजटरी पॉलिसी उसकी बनती है। अब आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है बजट। इन टर्म्स को, जो पिछले क्लास के टर्म्स यूज हुए थे बजटरी पॉलिसी के टाइप, उनको हम लोग और डिटेल में समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बजट। पहली बात तो ये है कि बजट होता क्या है। तो ये एक तरह का, पहले अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। और इसी अकाउंटिंग ईयर को हम चाहें तो एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर। कई बार हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा रहता है कि FY करके लिखा रहता है और लिखा रहता है 2021, कहीं 21, फाइनेंशियल ईयर 21। इसका मतलब क्या हुआ, FY 21 जहां लिखा है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसी अकाउंटिंग ईयर की बात जब हम करते हैं, उसी को हम फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए बजट के बारे में हम लोग डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है। क्या मतलब है इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन का? आप देखते होंगे, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जब बजट आने वाला होता है, हमको पता है बजट कब आता है, फरवरी के पहले वीक में आता है, और कुछ समय से उसकी एक फिक्स डेट है, 1 फ़रवरी, जिस दिन वो बजट आ जाता है, हम लोग पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करते हैं, वो एक डेट आ जाती है। उसके पहले से हम लोग कई सारे न्यूज़ देखते हैं अपने टीवियों पर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कभी कोई न्यूज़ एंकर किसी भी मंत्री के पास चला गया कि बताइए इस बजट में इस जगह पे क्या खर्चा कर रहे हैं, इस जगह पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी मिनिस्टर से सुना है कि नहीं मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना खर्च करने जा रहा हूँ? नहीं करता है वो कभी भी। कोई भी जो भी बजट में खर्च कर रहा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा होता है, जब तक उसको पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं लेते आता है, तब तक उस चीज को कभी भी बाहर नहीं जाने देता है। उस इंफॉर्मेशन को, उसको हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखता है, उसको हमेशा बचा के। क्यों? क्योंकि बजट का अगर पहला अधिकार कोई रखता है हमारे बजट को सुनने का, तो वो हमारे देश की पार्लियामेंट है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग पहला, जब भी इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन को खोलते हैं तो इसको अपने पार्लियामेंट में ही खोलते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट में हाउसेज हैं, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें भी कुछ नियम है। राज्यसभा में जाता है, 14 दिन लेता है, उस 14 दिन में राज्यसभा को उसको लोकसभा में भेजना होता है। ये सब पॉलिटिकल, मतलब हम लोग पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, जो दूसरा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हल्का फुल्का हमको जानना है तो क्या है, राज्यसभा में वो बजट गया, 14 दिन राज्यसभा को दिया गया कि आप उस बजट पे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसको आप लोकसभा में भेजिए। हो सकता है कि उस पर एक वोटिंग हो, किसी भी प्रोसेस के तरीके से उस बजट को साइन करके लोकसभा भेजा जाए। हो सकता है कि उस 14 दिन में उस बजट को नहीं भेजा गया। अगर उस 14 दिन में उस बजट को हम लोग लोकसभा में नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब मान लिया जाता है कि राज्यसभा से वो क्या हो चुकी है, साइन हो चुकी है, ठीक है ना। तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, वो लोकसभा में आ जाती है। अब लोकसभा में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक बड़ा एक बुक टाइप का होता है। इस बार आया था बही खाता, ठीक है ना। एक नया टर्म यूज किया गया हमारे बजट को पेश करते समय, उसको रखा गया नाम बही खाता है। बही खाता क्या है, एक तरीके से यही है ना कि हम कहाँ कहाँ पे अपने खाते का एक्सपेंडिचर करेंगे, उसी का एक लिस्ट जो बही खाता में लिखा होता है। उसी तरह की गवर्नमेंट हमारी क्या की, एक नया टर्म लेके आई, बही खाता। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। हम यूज क्या करेंगे, हम बजट टर्म ही यूज करेंगे, जिसको हमको ये जानना है कि जब तक वो पार्लियामेंट में नहीं आ जाता है, वो एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि, और किस चीज का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, इनकम और एक्सपेंडिचर का, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का, ठीक। अब इसमें क्या है, आप देखते हैं कि जब भी हमारा कोई फाइनेंस मिनिस्टर आता है और बजट पढ़ता है आपके सामने, तो क्या कहता है कि मैं
इस बार हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इस सेक्टर में इतना 1000 करोड़ खर्च करने जा रही है। क्या वो ये बताता है कि कहां से हम उतना पैसा कमाए हैं? इनकम की बात नहीं करता है, वो कहता है कि हम एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी पहला जो प्रोसेस है वो क्या आता है कि वो पहले बजट बनाते समय वो एक्सपेंडिचर की बात करता है। तो ये थोड़ा फर्स्टली पहले ये आता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात पहले आती है। अब बात ये कि क्या होता है एक्सपेंडिचर से, हमने कह दिया, और हम किस तरीके से अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर ही तो है ना, ये गवर्नमेंट का ही एक्सपेंडिचर है बजट, जिसकी बात हम लोग पिछले कई क्लासों से करते आ रहे हैं। अब वो क्या कहेगा, मान लीजिए एक्सपेंडिचर करने गया, अब उसको चाहिए इनकम, और गवर्नमेंट की इनकम का स्रोत क्या है, रेवेन्यू। किस तरीके से वो कहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड कर लेगा कि हम इस सेक्टर में इतना 1000 करोड़, इस सेक्टर में इतना 1000 करोड़, इसमें इतना, उसमें इतना, सब कुछ कर लेगा वो। अब उसके बाद मान लीजिए आज 1 फरवरी है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग ईयर में हम क्या देखते हैं कि वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग ईयर हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर 1 फरवरी को हम क्या किए, अपनी बजट को फ्लोर पे रख दिए पार्लियामेंट के, तो यानी कि हम अपने एक्सपेंडिचर को रख दिए। अब हमारा काम क्या रहेगा उस 1 मार्च तक कि हम जो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं उसके लिए हम जो इनकम कलेक्ट करना है उसको हम किस तरीके से इस समय में कर लें, ठीक है ना। यानी कि एक्सपेंडिचर हमको बताने के बाद हम उसकी इनकम को कलेक्ट करते हैं, यानी कि पहले हम एक्सपेंडिचर का पर्दा फाश कर देते हैं, सामने आपके रख देते हैं, और उसके बाद हम इनकम का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग एक्सपेंडिचर का काम करते हैं, और फिर सेकेंडरी हम क्या करते हैं, प्राइमरी काम हमारा एक्सपेंडिचर और सेकेंडरी काम हमारा इनकम कलेक्ट करना है, ठीक है ना। कहां से हम रेवेन्यू कलेक्ट करके, और जहां पे हमने एक्सपेंडिचर की बात की है, इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़, वहां पे हम किस तरीके से एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हमको समझ में आई कि क्या है बजट। तो बजट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, किन चीज का, इनकम और एक्सपेंडिचर का, कितने समय के लिए, फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है ना। अब क्या वो 1 साल, मान लीजिए इस बार बजट पेश हुआ, वो बजट कहा गया कि ये बजट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी 2020 टू 2021। 2020 के 1 मार्च से 1 अप्रैल से 2021 के 31 मार्च तक के लिए है, ठीक है, यही बात कही गई। लेकिन इस बजट का प्रोसेस जो हम यहां पर लेकर के आए, उसके पीछे हमारा पिछला बजट, पिछला फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसी फाइनेंशियल ईयर के बेस पे जो हम एक्सपेंडिचर किए रहते हैं, उसी को हम इस फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये रिलेटेड होकर के आता है, और इस फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर के लिए हम बजट बना रहे हैं, वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेश करते हैं उसको, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि बजट होता क्या है, पहली चीज। अब जब मैं पिछले क्लास में डेप्ट की बात कर रहा था, तो मैंने खर्च की और रेवेन्यू की बात की थी। मैंने एक टर्म और यूज किया था जिसमें मैंने कहा था एग्जाम्पल देते हुए कि एक इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं ही हूं, मेरे ही बजट का अगर आपको अनुमान लगाना है, तो आप किस तरीके से मेरे बजट का अनुमान लगाएंगे। आप कहेंगे कि आप कितना कमाते हैं और आप कितना खर्च करते हैं। आपका यही अगर हम एक टेबल बना के देख लें, और आपके इनकम को और एक्सपेंडिचर को अगर हम प्लस माइनस करके चेक कर लें, तो उस पर जो भी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, कि वो 0 आ रहा है, इसके आधार पे हम डिसाइड कर लेंगे, बता लेंगे कि आप कहीं से कर्ज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एक टर्म यूज किया था डेफिसिट का, अभी हम उसके बारे में आज ही बात करेंगे, ठीक है। तो बजट किन किन तरीके की हो सकती है। एक बजट जो मैं एग्जांपल के तौर पे अपने ले लिया था, वो था इंडिविजुअल बजट। इंडिविजुअल बजट, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे, ठीक। अब जो बजट हमारे लिए जो पार्लियामेंट में उस फ्लोर पे रखी जाती है, वो उस बजट को हम कहते हैं पब्लिक बजट। कौन सा बजट? पब्लिक बजट, ठीक है ना। और जब भी कहीं टर्म बजट लिखा हो, तो उसके सामने ये पब्लिक वर्ड छुपा होता है। हर जगह आपको क्वेश्चन में व्हाट इज पब्लिक बजट करके नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर बजट लिखा है तो वो किसकी बात कर रहा है, पब्लिक बजट की बात कर रहा है, ठीक है ना। इंडिविजुअल बजट की कोई जनरली बात नहीं करता है, ठीक है। अब कौन आपसे बार बार आपके घर आके पूछेगा कि आप अकेले कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, पब्लिक बजट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बजट का ये 2 चेहरा देखा, एक इंडिविजुअल और एक पब्लिक।
अब हम क्या देखते हैं कि पब्लिक बजट का मतलब जो मैंने बात की, जो हम पार्लियामेंट में लेकर के आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक के लिए जो बजट आया है, ठीक है ना। अब किस तरीके से ये बजट बनता है, बात तो है ना कि मतलब ये क्या, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर आ गई और 1 फरवरी को लगी बोलने कि यहाँ पे इतना इतना, कैसे आखिर कैसे बैठे बैठे अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में सोच लें क्या कि यहाँ पे इतना खर्च करना है, नहीं, ये हर अलग अलग मिनिस्ट्रीज से अपनी अपनी बात कही जाती है। एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो मिनिस्टर होगा वो अपने एरिया की बात करेगा, कहेगा कि मेरे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतने बजट एलोकेशन की ज़रूरत है, वो अपनी बात फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाएगा, ठीक। और उसी के बाद जो दूसरे सेक्टर के अलग अलग मिनिस्ट्री है, हम जानते हैं हर जगह हमारी मिनिस्ट्री है, दिखती नहीं है लेकिन है, ठीक है ना, है, वो हर जगह होती है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, मिनिस्ट्री के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास अपना अपना जो उसको बजट की जरूरत होगी, जो उसको खर्च की जरूरत होगी, वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास क्या करेगी, अपना भेजेगी। अब उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जब सारी जगह से कलेक्शन हो जाएगा तब वो एक बजट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। अब बजट का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, बजट कैसे पास होगा, इन चीज़ों को हम किस में समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग में हम समझेंगे कि किन तरीके से बजट हम पेश करते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, जब हम पहली बात करते हैं तो पहले तो मैंने कहा कि प्रिपरेशन होगी, बजट बनाने की प्रिपरेशन, कि किस तरीके से कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, तो प्रिपरेशन पहले हो गया। अब जब हम प्रिपरेशन कर लेंगे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, अब इतने दिन से आप हमको दुकानदार बना रहे थे, हम मान लिए, आप हमको कुछ गवर्नमेंट बना दी, हम मान लिए थे, आप हमको कल आरबीआई बना दिए थे, वो भी हम मान लिए थे, आज हमको थोड़ी देर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगे। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो हम क्या करेंगे, हम जो बजट प्रिपेयर किए होंगे, पहले तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, जहां जहां मिनिस्ट्री से जो भी चीज़ें आई हैं उनके आधार पे हम एक बजट का प्रिपरेशन करें। हम जब बजट को प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके उसको प्रेजेंट करेंगे, हम खड़े होके अपना बताएंगे कि हम इस जगह पे इतना एलोकेशन कर रहे हैं, इस जगह पे इतना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अब मान लीजिए उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, और देश में जहाँ पे एक पार्टी बैठेगी, जो पार्टी उस बजट को पेश कर रही होगी, उसी के साथ वहाँ पे एक अपोजिशन पार्टी भी बैठेगी। तो अब वो बैठने तो आए नहीं है, उनका काम होता है हल्ला करना, जिसकी भी पार्टी हो, ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, जैसे ही प्रिपरेशन के बाद वो प्रेजेंटेशन होगा, उस प्रेजेंटेशन के बाद कहेगी नहीं हमको भी बोलना है कुछ, तो उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। तीसरे प्रोसेस में उसको क्या कहा जाएगा कि चलो डिस्कशन का एक राउंड स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है, अब हम उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। कहीं हो सकता है कि विपक्ष को ऐसा लग रहा हो, अपोजिशन पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि इस डिपार्टमेंट में, इस सेक्टर में और खर्च होना चाहिए, और एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो वो चीज़ डिस्कशन के थ्रू वो अपनी बात रख सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला पार्ट समझ गए प्रिपरेशन, किस तरीके से प्रिपेयर होगा। सेकंड हम समझ गए प्रेजेंटेशन, किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। और थर्ड हम क्या समझ गए, डिस्कशन। अब उस पर डिस्कशन शुरू होगा कि इसमें क्या खामियां हैं और इसमें और क्या हम सुधार कर सकते हैं और क्या अच्छाइयां हैं। गवर्नमेंट, जो अपनी गवर्नमेंट होगी, वो क्या कहेगी कि इसमें ये अच्छाइयां हैं। अपोजिशन क्या कहेगी, इसमें ये कमियां हैं। वो अपनी कमियां गिनवाएगी, ये अपनी अच्छाइयां गिनवाएंगी। वहीं बीच में एक रास्ता निकलेगा जो सबसे अच्छा रास्ता होगा। इसीलिए दोनों पार्टियों का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन समझे, डिस्कशन में अच्छी चीज़ें निकलेंगी। लेकिन क्या होता है असलियत में, हम लोग अगर असली बात करें तो होता यह है कि जो पार्टी बजट पेश कर रही होती है, असलियत में वही मेजॉरिटी में होती है, ठीक है ना। और जो मेजॉरिटी में होगा वो इसका अगला स्टेप दिखाता है कि हमेशा उसी का बजट हमेशा पेश होगा। देखिए, डिस्कशन के बाद तुरंत वोटिंग हो जाएगी। अब आप कितनों डिस्कशन करके चिल्ला लीजिए, आप अगर 40 हैं और वो 350 हैं, तो आप कितना भी चिल्ला के सर पटक लीजिए, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वोटिंग होगी, जिसकी अपनी पार्टी होगी, उसका बजट पेश हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस वोटिंग होने के बाद क्या हो सकता है, अगर कोई और रास्ता है क्या इस बजट को, जो कमियां हैं या फिर जो अच्छाइयां हैं या फिर जो भी हैं, उनको पेश करने के लिए क्या कोई और बीच में एक रास्ता है? तो हाँ, एक और है, जो हमारा प्रेसिडेंट है। उस बजट को वोटिंग करने के बाद अप्रूवल लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से, ठीक है ना। हमने जब वोटिंग कर ली, उसके पहले हमने डिस्कशन किया, उसके पहले हमने उसको क्या किया था, प्रेजेंटेशन किया था उसका, और उसके पहले हमने प्रिपरेशन किया था। लास्ट में जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं हो जाएगा, तब तक वो बजट मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट।
अब मान लीजिए कि अब आपको अंदर ये हो रहा होगा ना कि मान लीजिए विपक्ष बेचारी परेशान है, वो क्या करे, तो वो हो सकता है दौड़ के प्रेसिडेंट के पास जाए। अगर प्रेसिडेंट समझेंगे, वैसे समझते हैं, लेकिन अब मुस्कुराइए मत आप, ठीक है, समझते हैं, हम लोग यही मानते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर समझते हैं तो क्या होगा, इस जो भले ही वोटिंग में कोई मेजॉरिटी में आ चुका है लेकिन उसको वो अप्रूव करने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो इन तरीकों से हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, यही 5 तरीके हैं जिनसे हम लोग बजट बनाते हैं। किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करने के बाद प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के बाद किस तरीके से उसकी वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद किस तरीके से अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था जब पिछली क्लास में, एक टर्म मैंने यूज़ किया था डेफिसिट। डेफिसिट टर्म जब मैंने यूज़ किया था तो मैंने एक बात लिखी थी यहाँ पर, मैंने कहा था कि डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि जो मेरा रेवेन्यू है और जो मेरा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, इन दोनों का जो डिफरेंस हो वो क्या आए, निगेटिव आए। इसके निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू हमारी क्या है, कम है, और हमारी एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है। सीधी सी बात है, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, कमा कम रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। मैंने कहा अब वो गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है आउटसाइड द कंट्री, कहीं बाहर से कर्ज ले, जैसे IMF से ले सकती है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक से ले सकती है। वो बाहर की संस्थाओं से, ये इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से वो क्या करती है, अपने लिए कुछ ना कुछ कर्ज, जैसे हम लोग जाते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, वैसे गवर्नमेंट जाती है इन बैंकों के पास, ठीक है ना। तो वो वहां से क्या कर सकती है, कर्ज ले सकती है। अब वो क्या की, अब वहां से वो कर्ज ली, ठीक है, अब उसने उस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया वहां से कर्ज लेके, लेकिन रेवेन्यू तो कम ही आ रहा है ना। अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट में होगी, ठीक है, और हमेशा 90% टाइम गवर्नमेंट डेफिसिट में ही रहती है, ठीक है ना। इसके लिए एक प्रोसेस है जो गवर्नमेंट लेकर के आती है, उसका नाम है डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेकिन ये थोड़ा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, किस तरीके से फाइनेंसिंग होती है, मैं सारी चीज़ें बात करूंगा। तो एक वर्ड मैंने कह दिया डेफिसिट, जहां पे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, तो हम लोगों ने डेफिसिट देखा, डेफिसिट में हम लोगों ने क्या देखा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अगर निगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो क्या हमेशा ये निगेटिव रिजल्ट देगा, नहीं, पॉजिटिव भी दे सकता है। तो हम लोग चेक करें, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब अब ये रेवेन्यू कुछ अधिक हो गया इस एक्सपेंडिचर से। रेवेन्यू के अधिक होने का मतलब और एक्सपेंडिचर के कम होने का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास आ ज़्यादा रहा है और जा कम रहा है, ठीक है ना। अब आना जाना समझ लीजिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के तौर पर। जब हमारे पास ज़्यादा कलेक्शन होगा तो हम किस चीज़ में आएंगे, एक टर्म यूज किया था सरप्लस, हम किस में आ जाएंगे, सरप्लस, ठीक। हमने समझ लिया डेफिसिट जब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर निगेटिव हो जाए, हम समझ लिए सरप्लस, सरप्लस में क्या होगा, जब रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो जाए, हमारा खर्च कम हो जाए और हमारे पास जो आ रहा है आय के रूप में एक रेवेन्यू वो ज़्यादा हो जाए, तो अब ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम सरप्लस कहेंगे। हम कहेंगे कि बजट सरप्लस में है, बजट सरप्लस में है। यहाँ हम कहेंगे कि हमारा बजट डेफिसिट में है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच की भी कोई बात आ सकती है, हो सकता है कि ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो जाएं। अगर जितना मेरे पास आ रहा है वो सब हम खर्च कर दे रहे हैं तो इसका मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया, और इस केस में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो आ जाएगा। और जैसे ही ये जीरो होता है वैसे ही हम इसको क्या कहते हैं, अब हमारा इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो एक वो अगर हम तराजू पे रखें तो वो बैलेंस हो गया, ठीक है। पहले डेफिसिट में जा रहा था, कभी सरप्लस में जा रहा था, कोई ऊपर कोई नीचे, अब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो हम एक नया टर्म तब यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि बैलेंस, हमारा बजट जो है वो बैलेंस्ड हो गया, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं बैलेंस्ड बजट, ठीक है ना। हमने समझ लिया डेफिसिट में कब है बजट, हमने समझ लिया सरप्लस में कब है बजट, हमने समझ लिया कि बजट कब बैलेंस्ड में है, ठीक है। अब एक चीज़ जो मेरे से छूट गई, जो कि जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर हम पढ़ा रहे हैं, कल को हम में से ही कोई वहाँ पर जा कर के बजट का फॉर्मेशन करे, ठीक है ना।
तो हो सकता है कि हम लोगों को उसकी खामियां और उसकी अच्छाइयां जानने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी की, मैंने कहा कि 1 फेब को बजट क्या होता है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखा जाता है। मैंने ये बात कही। यही चीज़ कुछ समय पहले तक थोड़ी लेट में आती थी, कभी 25 फरवरी, कभी 28 फरवरी, कभी कभी 1 मार्च आ जाता था। इससे क्या नुकसान थे और इससे क्या फ़ायदा है, अब हम थोड़ा सा इसको समझ लें तो हमको और थोड़ी सी क्लैरिटी होगी इन चीज़ों को समझने में। जैसे मैंने कहा कि हमारा पहला काम क्या होता है, एक्सपेंडिचर करने का, और एक्सपेंडिचर करने के बाद हम ये सोचते हैं, गवर्नमेंट ये सोचती है कि अब किस तरीके से हम क्या करें, इनकम कलेक्ट करें, ताकि जहां पे एक्सपेंडिचर करना है, जिस मिनिस्ट्री में जितना भेजना है उसको हम भेज सकें। अब वो किस किस तरीके से कर सकती है, अपने टैक्स के कलेक्शन से कर सकती है, जो उसका रेवेन्यू का एक फॉर्म है, ठीक है ना। हो सकता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, किसी भी फॉर्म में कर सकती है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स से हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन वो क्या करेगी, कलेक्शन करेगी, इन चीज़ों का रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, और जिस जिस मिनिस्ट्री में जितना भेजना है उनको भेजने की कोशिश करेगी। अब मान लीजिए अगर ये 1 फेब को ना आके 1 मार्च को आए, तो हमारे पास मात्र 28 से 29 दिन होंगे, 30 दिन होंगे, जिसमें हमको ये इनकम भी कलेक्ट करना होगा और मिनिस्ट्री में जल्दी जल्दी बांटना भी होगा। वो चीज़ें उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक मिनिस्ट्री तो है नहीं हमारे यहाँ, कई सारी मिनिस्ट्री है और इतने बड़े पॉपुलेशन का ये देश है। अपने बजट के थ्रू हम जितना वेलफेयर कर सकें हम ये कोशिश भी करते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर एक कर्तव्य, जो एक काम है हमारे लिए ना फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, वो एक बहुत बड़ा है। कल को हो सकता है आप में से कोई बैठे, तो इससे ये समझिए कि 1 फेब को अगर हम ये चीज़ लेकर के आएंगे तो हमारे पास समय ज़्यादा होगा उस टैक्स को कलेक्ट करने का, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम उसको जब कलेक्ट करेंगे और हम उसको भेजेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर समय होगा, हम आराम से उसका एलोकेशन कर सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और उस मिनिस्ट्री तक उन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से काफ़ी फायदे होते हैं, डेट का ये सब फर्क है, इसीलिए मैंने ये चीज़ बता दी आपको, ठीक है ना। तो आपके लिए बस इंपॉर्टेंट ये है जानना कि 1 फेब को क्या होता है, बजट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और बाकी जो चीज़ें और जाननी थी वो मैंने बता दी। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें है कि बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अब बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट सीधी सी बात है, जब बजट या फिर कोई भी चीज़ फॉर्मेशन करेगी तो वो कोशिश करेगी किस तरीके से हम ग्रोथ मेंटेन रखें। जो कंट्री में ग्रोथ चल रही है वो जीडीपी के रूप में या किसी भी रूप में, उस ग्रोथ को हम क्या करें और आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट होगी तो वो जो ग्रोथ छोड़ के गई होगी, आने वाली गवर्नमेंट उस ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। इस गवर्नमेंट के जाने के बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो वहाँ से उस ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहता है बजट के थ्रू। अब अगर हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करें तो देखिए, पहला पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ। मैंने जीडीपी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे और नेशनल इनकम में जीडीपी पे एक अच्छी क्लास, एक बहुत बड़ी क्लास हम लोग रखेंगे जिसमें जीडीपी की हर चीज़ हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे अगर हम समझें तो ये एक तरह का ग्रोथ है जो किस तरीके से हो सकता है, किसी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। बस हम इतना एक ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा होगा उसी से जो ग्रोथ होगी उसी में हमारा जीडीपी ग्रोथ आता है, ठीक है ना। जीडीपी के बारे में हम लोग बात करेंगे तब, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ किस किस तरीके से हो सकता है। गवर्नमेंट अगर क्या करेगी, मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी। अगर अपने बजट का एक एलोकेशन कही कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना 1000 करोड़ लगा रहा हूँ, तो वो क्या करेगी, जब खर्च करेगी तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मान लीजिए कि रोडवेज़ पे खर्च की, रेलवेज़ पे खर्च की, कहीं सब्सिडी दी, जो भी की, यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे जनरेट होगी वैसे वैसे क्या होगा, ग्रोथ और बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। हम लोग बस इतना समझें कि एक जीडीपी ग्रोथ होता है। और क्या कर सकती है जीडीपी ग्रोथ में, मैंने कहा प्रोडक्शन पे आधारित है, बाहर से इन्वेस्टर को बुला सकती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकती है। इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगी तो भी हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा।
अब जीडीपी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें जीडीपी को इंक्रीज करने पर मजबूर करती हैं, या क्यों जीडीपी इंक्रीज करता है, और जीडीपी में क्या क्या खामियां हैं, ये जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो हम लोग जीडीपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हम इतना समझ लें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट में पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी गवर्नमेंट का, वो होता है हम किस तरीके से जीडीपी को क्या करें, इंक्रीज कराएं। ठीक। सेकेंड, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हम देखते हैं कि कोई इलाका ऐसा है जिसमें बहुत ग्रोथ हो गया है और कोई ऐसा इलाका है जहां पे ग्रोथ बहुत कम है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि किस तरीके से हम इस डिस्पैरिटी को, ये जो डिस्पैरिटी है कि एक जगह पे ज़्यादा ग्रोथ हो गया है और एक जगह पे कम ग्रोथ है, इससे क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं अपने बिहार, और अगर हम यूपी साइड, अगर दिल्ली और मुंबई साइड देख लें तो क्या होता है कि यहाँ पे ग्रोथ ना होने की वजह से, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ना होने की वजह से, यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के सोर्स ना होने की वजह से, इस रीजन में एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हमारे यूपी बिहार में ना होने की वजह से हम किसी मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में जा कर के काम करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ऐसा खर्च करने की कोशिश करेगी जिससे हम क्या करें, हर रीजन में एक ऐसा ग्रोथ, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ताकि क्या हो, लोगों को यहाँ से वहाँ जाना ना पड़े। ठीक है ना। तो इससे क्या हो सकती है, इस डिस्पैरिटी को, जो एक जगह पे इतना ग्रोथ है एक जगह पे इतना है, इस डिस्पैरिटी को कम करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस रीजनल ग्रोथ को बैलेंस कर सकती है। ठीक है ना। तो हमने समझ लिया जीडीपी ग्रोथ और बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अगर हम थर्ड पॉइंट समझें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी जब मैं बजट की बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेट करती है, अपने फंड को एलोकेट करती है कि मैं वहाँ पे इतना और वहाँ पे इतना खर्च करूँगा। तो वो क्या करेगी, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे वो एलोकेशन अपने हिसाब से करेगा। हो सकता है हम देख रहे हैं कि इस समय हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर बहुत डाउनफॉल में है तो हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट है, हमारे पास पैसा है, हमको एक्सपेंडिचर करना है, हम वहाँ पे ज़्यादा खर्चा करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो वो इस तरीके से क्या कर सकती है, अपने एलोकेशन को चेंज करके, अपने बजट के थ्रू एलोकेशन को चेंज कर सकती है और कंट्री में ग्रोथ मेंटेन कर सकती है। ठीक है ना। तो जीडीपी ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथा पॉइंट क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखिए इंडिया जैसे कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है ना, जो इनइक्वालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब इस इनइक्वालिटी के बहुत ज़्यादा होने से गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये है कि किस तरीके से हम इस चैलेंज को स्वीकार करके, किस तरीके से हम इस डिस्पैरिटी को, इस इनइक्वालिटी को हम किस तरीके से कम करें। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना प्रयास करती है, तो वो क्या करती है, जो जिस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसकी इनकम, अब देखिए कई लोग क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट देखिए अस्पताल फ्री में दे रही है, कि स्कूल फ्री में दे रही है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आप बताइए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे इतने सारे टैक्स पेयर्स हैं, गवर्नमेंट का काम क्या है। जब हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, जो हालांकि आईसीएसई बोर्ड के 12th में पब्लिक फाइनेंस है, जब मैं उसकी बात करूंगा तो मैं इस चीज़ को डिटेल में बोलूंगा, लेकिन आप समझिए कि क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेस। यही तो है कि अमीर लोगों से हम पैसा कलेक्ट करें और गरीबों में बांटे। पब्लिक एक्सपेंडिचर यही तो है। एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा कहाँ करेंगे, जिनके पास कम है वहीं पे एक्सपेंडिचर करेंगे। अगर गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने किसी गवर्नमेंट स्कूलों में, अपने किसी गवर्नमेंट अस्पतालों में अगर खर्च ज़्यादा करेगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पे आपको कम पैसा दे करके बेहतर इलाज और बेहतर शिक्षा मिलेगी। अब आप हमको ये बताइए कि अगर कोई रिक्शे वाले का बच्चा है या फिर कोई ठेले वाले का बच्चा है, जिनकी आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम रोज़ खाना खिला रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि आज हम लोग 80 करोड़ लोगों को उस लायक नहीं किए कि हमको उनको 5-5 किलो का राइस और 5-5 किलो का वीट बांटना पड़ रहा है। ठीक है ना। ये एक दुख का विषय है, लेकिन हमारी सरकारें ये चीज़ नहीं समझती हैं। ठीक है। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग
किस तरीके से उनके ऊपर एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा कर पाएँ, उसका हम प्रयास करते हैं। अगर हम अपने स्कूलों को बेहतर करते हैं तो एक रिक्शे वाला भी कम फीस में अपने बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन दे पाता है। अगर हम किसी हम हॉस्पिटल को अगर हम बेहतर करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, तो एक गरीब से गरीब इंसान भी जो किसी बीमारी को एकदम इग्नोर करता है कि पैसे नहीं हैं और ये नहीं है, वो वहाँ पे जा कर के अपना इलाज करा सकता है। यानी कि हम इससे कई फायदे पा सकते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, अगर देखिए पहले जब हम लोग आज़ाद हुए थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंस के समय, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय हमारा जो एक मॉर्टेलिटी रेट था वो कुछ 40 साल या 42 साल के आसपास था। हमने उसको पिछले 70 सालों में इंक्रीज करके 66 साल कर पाए। बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, हम लोग इसको अगर अचीवमेंट मान लें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आज भी अगर हम गवर्नमेंट अस्पतालों में चले जाएं, ठीक है, तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनके ऊपर खर्च करती है, अपने अपने योजनाएं लेकर आती है। कभी कोई आयुष्मान भारत कहता है, कभी कोई और अपना योजना लेकर के आता है, ठीक है ना। तो अलग अलग सेक्टर में वो क्या करता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हम समझें। 5वां पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। आज सब लोग कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये हो गया, वो हो गया। तो गवर्नमेंट को भी इसकी टेंशन होती है कि किस तरीके से हम अपने बजट के थ्रू वैसा बजट एलोकेट कर पाएँ जिससे कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएँ। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं है, वो भी चाहती है, वो भी कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी वो चीज़ें जैसा गवर्नमेंट, जैसा हम खुद चाहते हैं अपने जीवन में कि इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट के साथ भी क्या होता है, वो कोशिश तो करती है लेकिन कई बार वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। लेकिन हमको इस विषय पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, धीरे धीरे सबकी इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो ये इनइक्वालिटी की जो बात हम कर रहे हैं, ये इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है ना। एक फैक्टर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है इनइक्वालिटी के लिए। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, कई सारे सेक्टर्स हैं। हम उनके बारे में इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बस इतना समझ लें कि इसके ऑब्जेक्टिव में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है, ठीक है। अगर मैं लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूँ जिसमें है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। क्या होगा, कभी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, कभी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। अब गवर्नमेंट की बात मैंने की थी फिस्कल पॉलिसी में, और मैंने कहा था कि गवर्नमेंट सामने आएगी और कहेगी कि इस इकोनॉमिक जो अनस्टेबिलिटी आ गई है, इसको स्टेबल करने के लिए मैं अपनी पॉलिसीज़ लेकर के आऊँगा, जो बजटरी पॉलिसीज़ थी फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है ना। उन पॉलिसीज़ को लेकर के गवर्नमेंट आएगी। अब किस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैंने बताया है। इन्फ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी, मैंने बात कर लिया है पिछली क्लास में। अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है, डिफ्लेशनरी गैप है, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी उनको कंट्रोल करने की, मैंने इस बारे में भी चर्चा कर ली है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या बातें कर ली, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लिया। अब एक शब्द जो कई लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि अभी कई सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे कि एक बजट था जो अभी कुछ सितंबर अक्टूबर में बना, सितंबर के समय में बना, ठीक है। सर आपने तो कहा कि 1 फरवरी को बनता है, ये सितंबर में कैसे बना, ये आप क्या गलत बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए बजट कई सारे फॉर्म के होते हैं, ठीक है ना। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बजट होते हैं, हम उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन जो ये केस है वो मैं बता दूं, एक होता है इंटरिम बजट, ठीक है ना। जैसे कि 2019 में क्या हुआ, इलेक्शन होने वाला था। अब इलेक्शन अगर होने वाला है तो मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं एक दूसरी पार्टी हूँ, कोई पार्टी एक्स हूँ, अगर मैं पार्टी एक्स हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे इन जगहों पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है और इसमें कम करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हम उस हिसाब से खर्च करेंगे। लेकिन उस इलेक्शन के बाद हो सकता है कि कोई पार्टी वाई आ जाए और उसको लगे कि नहीं यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है और यहाँ पे ज़्यादा करने की ज़रूरत लग सकता है। इसीलिए अगर कभी इलेक्शन का समय आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक इंटरिम बजट लेकर के आते हैं जो सिर्फ फरवरी में आएगा, लेकिन वो इलेक्शन के पहले तक ही
केवल वो लागू रहता है। और उसके बाद अगर ये एक्स पार्टी अगर जीत के फिर से पार्टी अपनी फॉर्म कर रही है तो फिर ये क्या कर सकती है, अपने हो सकता है उसी बजट को आगे एक्सपेंड कर दे, या फिर अगर उसको जरूरत लगती है कि नहीं मेरे इस बजट में हमको ये चीजें और करने की जरूरत थी और ये चीजें मैंने गलत देख लिया था, तो वो क्या कर सकती है, एक और बजट का फॉर्मेशन करती है जो सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म होते होते हम देखते हैं कि मई जून हो जाता है, उसके बाद उसको समझना, फिर सारी मिनिस्ट्री से चीजें पाना, तो ये सारा प्रोसेस में समय लग जाता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज काफी सारी चीजें, इसको हम लोग इंटरिम बजट कहते हैं, लिख लें अगर स्पेलिंग लिखनी हो। अच्छा, एक और फॉर्म में बजट की बात कर लूं, जैसे मान लीजिए कि वॉर की कंडीशन आ गई, अभी वॉर सबके दिमाग में चल रहा है, न्यूज़ वाले चला रहे हैं, हमारे दिमाग में अगर मान लीजिए वॉर चल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसके लिए क्या करेगी, तैयारी करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर तैयारी करेगी तो उसके लिए कुछ अपना बजट निकालेगी, नहीं निकालेगी। हो सकता है जहां पे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर में 100 रुपये खर्च, 100 रुपये नहीं खर्च मान लीजिए बड़ा करेगी, 100 रुपये खर्च कर रही है तो अब कहेगी कि नहीं वहां पे हम 80 रुपये खर्च करेंगे, उसका 20 रुपये निकाल के हम वॉर के लिए उसको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो उस बजट का एक और अलग नाम होता है, उसको हम कहते हैं इमरजेंसी बजट, इमरजेंसी बजट। ठीक है ना। तो ये तो दो फॉर्म हुए जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। कई सारे और फॉर्म हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और देखिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी इनकरेज कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आ सकूं, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो कोशिश मैं अपने तरफ से कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं, कुछ आप भी साथ दीजिए जिससे कि ये चैनल जो है थोड़ा प्रमोट हो और मुझे भी थोड़ा सा उससे समझी रहें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।